खास मुलाकात। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा विशेष एपिसोड चुनाव विश्लेषण। सरकारें 5 राज्यों में बनने वाली है। 4 राज्यों में बीजेपी जीता है, एक जगह आम आदमी पार्टी। बात हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पर लगातार, क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है। बसपा के वोट में 10% की गिरावट है और सपा के वोट में 11% का इजाफा है। फिर भी सपा चुनाव हार गई, बीजेपी चुनाव जीत गई। और रैलियों में भीड़ देखकर लग रहा था कि सपा की सरकार आने ही वाली, आते आते रहे। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश दद्दू प्रसाद जी साथ है। और पहले इन्होंने काशीराम जी के साथ पूरा ट्रेनिंग ली, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, चुनाव लड़ा 90s में। फिर बाद में 7 से 12 तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे, बसपा से अलग हुए, मिशन या काम कर रहे थे, एक समान शिक्षा के ऊपर लगातार काम कर रहे थे। चुनाव से कुछ महीने पहले एक चुनावी तालमेल के तहत अखिलेश यादव के साथ ये मिले थे और ये भी हुआ था कि ये चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने प्रचार भी शुरू कर दिया था और चिट्ठी भी शायद मिल गई थी। अंतिम क्षण में टिकट काट दिया गया, इसके बावजूद दद्दू प्रसाद चुनाव प्रचार में लग रहे। इन्हीं के माध्यम से, चूंकि ये उत्तर प्रदेश के पुराने बहुत मजे हुए जमीनी कार्यकर्ता और नेता है, इसलिए समझने की डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि इतना एंटी इनकम्बेंसी जैसा लग रहा था, लेकिन बीजेपी के वोट में 3% का इजाफा भी हुआ और सरकार बन गई। ये तमाम बातों को समझने की कोशिश करेंगे दद्दू प्रसाद जी से। स्वागत है सर, कैसे हैं? हाँ, जय भीम भाई साहब, बहुत अच्छे हूँ, अच्छे हूँ। और आपकी जो चिंता है, आप लगातार जो श्रोतागण हैं और व्यूअर हैं उनको अपडेट कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और नई नई डाटा के साथ, आंकड़े के साथ, तथ्यपरक बातें अम्बेडकरवादी जनमानस तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। शुक्रिया सर। ये बताएं, आप समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, एक तालमेल हुआ आपके संगठन? हमने समाजवादी पार्टी को सामाजिक परिवर्तन मिशन ने समर्थन जारी किया। 12 दिसंबर 2021 को लखनऊ में एक मीटिंग बुलाई, प्रस्ताव पास हुआ और हमने समर्थन जारी किया। अखिलेश यादव जी ने कहा 5 दिसंबर 2022 को तो 5 दिसंबर को उन्होंने कहा कि हमारे साथ चुनाव लड़िए और हमारी सरकार बनने जा रही है, विधानसभा में पहुंचिए और वहां पर बहुजन की बात, मानवर काशीराम जी की बात और एक समान शिक्षा की बात कहिए। हमें आपसे एतराज नहीं है, आप आंदोलन चलाते रहिए। तो इस तरीके का एक तालमेल हुआ। चूँकि हमें भी सूट करता था और भाजपा विरोधी ताकतों को मजबूत करना था और संविधान को, आरक्षण को बचाना था, तो इसलिए एक बड़े मकसद के लिए, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हमने समर्थन किया। आपने अंबेडकर नामा के दर्शकों को हमारा इंटरव्यू भी दिखाया था आपने, और इस तरीके से बात आगे बढ़ी। तो क्या हुआ था आखिर? आपको टिकट दे के फिर क्यों आपको चुनाव नहीं लड़ा? देखिए, नो डाउट समाजवादी पार्टी के अंदर भी फ्यूडल फोर्सेज का जमावड़ा है, जो इस देश की समाज व्यवस्था में बदलाव नहीं आने देना चाहते हैं और आंशिक रूप से वहाँ ब्राह्मणवादी, मनुवादी ताकतें भी डेरा डाले हुए हैं। तो इसलिए जो अखिलेश यादव का इनोसेंट एक डिसीजन था, तो उस इनोसेंट डिसीजन को उन्होंने प्रभावित किया, बाधित किया और फ्यूडल फोर्सेज ने तो उनका रास्ता रोक करके उनका चित भंग कर दिया। और चित भंग करके जो उन्होंने पहले कहा कि हमारे साथ चलिए, हमारा जिला है औरैया, इटावा, वहाँ से चुनाव लड़िए। औरैया में हमने 10 जनवरी से
डेरा डाल दिया और वहाँ पर काम भी किया 10-12 दिन तक। और फिर उन्होंने हमसे मशविरा किए बिना, कोई परामर्श किए बिना भी, या हमें कहे बिना कि आपको नहीं, हमारी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, तो दूसरे आदमी को उन्होंने टिकट अलॉट कर दिया। तो 22 जनवरी को हम उनको लखनऊ में मिले और हमने कहा कि भाई आपने तो हमसे बिना पूछे दूसरे को दे दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको बुला लेंगे और आपको हम आपके बुंदेलखंड से ही लड़ाते हैं। तो 24 जनवरी को उन्होंने नरैनी से, जो बादा जिले की सीट है, तो वहाँ से टिकट ऐलान कर दिया। पर उसके बाद जो फ्यूडल फोर्सेज हैं, फ्यूडल फोर्सेज के एजेंट हैं, तो वो लोग अखिलेश यादव को मिले और मिल करके उन्होंने कहा कि भाई ये डकैतों के खिलाफ रहा है और उस इलाके में डकैतों का बड़ा दबाव है और इसने दद्दू प्रसाद ने संघर्ष किया है डकैतों के खिलाफ, इसलिए वो लोग वोट नहीं करेंगे। और उन्होंने जो हमारा 2011-12 में एक करेक्टर एनकाउंटर करने की कोशिश हुई, एफआईआर में हमारे ऊपर कोई केस नहीं है, बलात्कार का केस कहा गया, तो वो हमारा एफआईआर में नाम नहीं, सम्मन में नाम नहीं, और किसी भी तरीके से कोर्ट ने चार्जशीट नहीं किया या पुलिस ने चार्जशीट नहीं किया। और माननीय अखिलेश यादव 2012 को 15 मार्च 12 को मुख्यमंत्री बने। अप्रैल 12 में उन्होंने स्वयं उस केस की पुनः विवेचना के आदेश किए और माननीय अखिलेश यादव के द्वारा भी, और उस समय जो सरकार थी, उस केस की पुनः विवेचना हुई। उसमें भी दद्दू प्रसाद कहीं से भी दोषी नहीं पाए गए। जो लड़का दोषी था तो उस केस में वो जेल में था, वो जेल से बाहर आया और जो लड़की विवाद कर रही थी उन्होंने, दोनों ने शादी कर लिया। उनके पहले भी बच्चे थे, वो बच्चे आज पुनः और पैदा हो गए हैं और वो दोनों सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये सारी बात माननीय अखिलेश यादव को बताई गई तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे और कहा कि नहीं, मेरे साथ धोखा हुआ और मैं शॉक्ड हूँ, पर हम आपको अथॉरिटी लेटर जारी करते हैं। ऐसा करते करते वो 29 जनवरी को हम उसको एकांत दिल्ली में मिले और दिल्ली में भी उन्होंने हमें इंश्योर किया। फिर उन्होंने अपने लोगों से, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य से भी कहा कि हम दद्दू प्रसाद को लड़ाएंगे, पर अथॉरिटी लेटर 3 जनवरी लास्ट डेट थी और उस दिन तक हम जद्दोजहद करते रहे, उन्होंने नहीं किया। तो हमने मान लिया ये उनका अपना दल है, हम समाजवादी पार्टी में शामिल तो हुए नहीं। और एक उनका ही आह्वान था, आमंत्रण था कि वो सोशल एक्टिविस्ट को भी असेंबली में भेजना चाहते थे। तो ठीक है, उनका अपना फैसला है, पर हम लोगों ने ये तय किया कि जो बड़ा गोल है सांप्रदायिक ताकतें को रोकना, भारतीय जनता पार्टी को, तो ऐसे मोड़ पर अब हमें समाजवादी पार्टी से समर्थन वापस नहीं लेना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन मिशन के ने पुनः इस बात पे डिस्कस किया और इसलिए हमारा समर्थन लगातार जारी रहा। हमने उस संबंध में एक वीडियो जारी किया जिसमें लगभग 4.5 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा, वहाँ तक पहुँचा। और फिर हम ये भी उम्मीद में थे कि शायद माननीय अखिलेश यादव हमें कैंपेन में कुछ खास जगह पर लगाएंगे। तो हमने महसूस किया कि फ्यूडल फोर्सेज वहाँ इतनी जकड़न है कि उन्होंने इसमें भी बाधित किया उनको। ये रायबरेली से बात उजागर हुई कि वहाँ एक आदमी ने जो हमें बहुत बुलाना चाहता था अपने प्रचार में, तो हमने कहा भाई प्रदेश कार्यालय से आप ऑर्डर करा दो और एक डायरेक्शन आ जाए तो हम आ जाएंगे। तो फिर उसको कहा गया, वहाँ से डांटा गया रायबरेली के उम्मीदवार को कि आप दद्दू प्रसाद के चक्कर में क्यों पड़े हो, दद्दू प्रसाद प्रचार में आएंगे तो बामन ठाकुर नाराज हो जाएंगे और बामन ठाकुरों के जो और लोग हैं, जो फ्यूडल लोग हैं, जो इस देश की समाज व्यवस्था में बदलाव नहीं लाना चाहते हैं, यथा स्थिति बनाए रखना चाहते हैं, तो वो लोग नाराज हो जाएंगे आपसे। तो वो आदमी साफ गोई था, रायबरेली का उम्मीदवार, उसने हमें बता दिया
बाकी हमें झांसी के लोग, ललितपुर के लोग, हमीरपुर के लोग, बांदा के लोग बुलाना चाहते थे। उन्होंने माननीय अखिलेश यादव, एक आदमी झांसी के तो उम्मीदवार थे, उन्होंने हमसे कहा कि हम प्रदेश कार्यालय क्यों बात करेंगे, हम डायरेक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे। तो हम कहे ये तो बहुत अच्छी बात है यार, बात करो। और वो कहेंगे तो हम आएंगे आपके प्रचार में, और अपने परिश्रम का बल हमारे पास है, फॉलोअर है, छोटी सी फॉलोइंग है हमारी, बड़ी फॉलोइंग नहीं है, तो आपके साथ योगदान करेंगे। मानवर काशीराम जी का जो विचार है, वाड़ी में हमारे दम है, वाड़ी में अपीलिंग है, तो वो हम करेंगे आपके साथ। तो उन्होंने अखिलेश यादव से बात किया और शायद अखिलेश यादव ने उनको शांत कर दिया। तो उसने हमें बताया नहीं, बांदा के उम्मीदवारों ने बताया नहीं, हमीरपुर के उम्मीदवारों ने बताया नहीं, पर वो रायबरेली के उम्मीदवार ने हमें बताया कि यार आपका तो वहां पर इस तरीके से कहा गया है, तो आप बताइए। हमारे लोग उनके साथ में सहयोग में लगे रहे। तो हम लोग माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रचार में और बांदा जिले की कुछ सीटों पर और उन्नाव जिले की सीटों पर हम प्रचार में गए और उनके साथ रहे, तो काम किया। और पर परिणाम आपके सामने है, परिणाम आ चुका है। देखिए, इस देश में अब हजारों साल से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को शिक्षा से महरूम रखा गया, वंचित किया गया और शिक्षा ग्रहण करना उनके लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया। 174 साल पहले हमारी पढ़ाई चालू हुई, 1848 में महात्मा ज्योतिराव फुले के संघर्ष के कारण। तो पढ़ाई चालू हुई, पढ़ाई के दरवाजे खुले, और हम मजबूती से कह सकते हैं कि पिछले 75 सालों से काफी हमारी एजुकेशन प्रारंभ होकर के, और वो बौद्धिक संपदा में भी हम मजबूत हुए हैं। हम लोग अब बौद्धिक संपदावान लोग हैं। तो इस देश की समाज व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं। हमारे दुखों का कारण इस देश की समाज व्यवस्था है, जो मानवर कांशीराम जी कहते हैं, ऐसे व्यवस्था कि यहाँ ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, बाकी मार्शल बैकवर्ड उनके एकदम निकट है, कभी बनिया से ऊपर हो जाता है, कभी बनिया से नीचे रहता है, बाकी अति पिछड़ी जातियां नीचे हैं, और फिर दलित और आदिवासी नीचे है। तो दलित की बड़ी आवश्यकता है आदिवासी की कि ये व्यवस्था से हमें नुकसान है और इसको बदला जाए, ऐसे किया जाए। पर ऊपर वाले लोगों को इस व्यवस्था से फायदा है, ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई व्यवस्था से, तो वो इनको समझा ले जाते हैं, इस पोर्शन को, जिसको हम मार्शल ओबीसी कहते हैं, कि नहीं, यथा स्थिति में आपको भी फायदा है, स्टेटस को बनाए रखने में आपको भी फायदा है, इसलिए आप बदलाव के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो आपकी उच्चता समाप्त हो जाएगी, आपकी श्रेष्ठता समाप्त हो जाएगी। पर सुखद है कि अति पिछड़ी जातियां और दलित, आदिवासी इस देश में सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाए बिना इस देश में सामाजिक न्याय संभव नहीं है। जो लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो समाज व्यवस्था में बदलाव लाए बिना और समता पर आधारित समाज व्यवस्था बनाए बिना सामाजिक न्याय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और एक बात और कह दूं मैं, सामाजिक व्यवस्था में समानता लाने के लिए, आर्थिक समानता लाने के लिए शैक्षणिक समानता लाना जरूरी है, एक समान शिक्षा लाना जरूरी है। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 21 का में लिखा है कि 14 साल की उम्र तक एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, और सभी को शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा देने का प्रबंध स्टेट करे, स्टेट की जिम्मेदारी है ये। तो मैं ये कहना चाहता हूं, तो इसलिए जो लोग परिवर्तन चाहते हैं वो लोग प्रयास कर रहे हैं, और ये यथास्थितिवादी ताकतों की जीत का राज है कि परिवर्तनकारी लोगों को उन्होंने डिवाइड कर दिया है, दिग्भ्रमित कर दिया है।
कुछ लोगों तो खलनायक हो गए हैं और कुछ लोग नालायक हैं। तो नालायकी के कारण ये भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। भारतीय जनता पार्टी यथास्थितिवादी ताकतें अपनी लायकी से नहीं जीती हैं, ये बहुजन समाज के नेताओं की नालायकी से जीती है, जिसमें मैं भी शामिल हूं। मैं भी नालायक आदमी हूं। हम कोशिश कर रहे हैं कि नालायकी जो पिछले 12 साल से हमारे अंदर आ गई है तो वो दूर हो और हम पुनः बहुजन समाज को लायक बनाएं और अपने आप को लायक बनाएं, तैयार करें अपने आप को। तो उस कोशिश में लगे हैं। तो ये आप कुछ पूछ रहे थे बीच में। नहीं, मैं पूछ रहा था कि आपने कहा कि दिसंबर में अखिलेश यादव ने कहा था कि आप विधानसभा जाइए और सामाजिक न्याय और एजुकेशन पे बात कीजिए, तमाम ये बातें कही। फिर आपने कहा कि स्पेशल फोर्सेस के दबाव में आ गए। जो बात वो कह रहे थे उनके घोषणा पत्र में तो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चूंकि घोषणा पत्र भी उसके हेड थे आलोक रंजन, रिटायर्ड आईएएस, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके सरकार में मुख्य सचिव रहे हैं। तो अच्छा। वो भी यथास्थितिवादी ताकतों के पार्ट हैं। मुझे अच्छा। एक नाम याद आता है, मुझे शिवबचन राम जी मिले। शिवबचन राम जी ने कहा कि हम जा रहे हैं और घोषणा पत्र में कुछ बातें हमें डालनी हैं। तो हमें खुशी जाहिर किया, हमको जाइए आप मिलिए। तो शिवबचन राम जी इनकम टैक्स में बड़े अफसर रहे हैं और कई प्रांतों में काम किया उन्होंने, बड़े आदरणीय हैं। तो वो गए और उन्होंने जाति जनगणना की बात उसमें रखनी चाहिए और प्रमोशन में आरक्षण की बात रखनी चाहिए। तो ये बात तो वो चूंकि घोषणा पत्र भी वही तैयार कर रहे हैं, तो वो तो घोषणा पत्र में आई नहीं। घोषणा पत्र में आती तो पाला खींच के लड़ाई होती, और पाला खींच के लड़ाई होती तो 85% ताकतें इकट्ठा होती। तो वो तो हुआ नहीं। तो इसलिए लोगों ने, देखिए, विकास 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 के एजेंडे पर हम लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, लगातार सरकारें नहीं बना सकते हैं। आपको लगातार सरकारें चाहिए तो अब मेरा पढ़ा लिखा समाज जो अनपढ़ भी है वो भी जाग गया है, और जागा हुआ समाज दुखों के निवारण के लिए इस देश की समाज व्यवस्था में बदलाव चाहता है। तो अब माननीय अखिलेश यादव को और दूसरे और दलों को यह बताना होगा कि वो बताएं कि वो यथास्थितिवाद के साथ हैं, ये बदलाव चाहते हैं। तो माननीय अखिलेश यादव ने मौखिक रूप से हमसे निजी बातचीत में तो कहा कि नहीं, हम बदलाव के चाहते हैं, ठीक है ठीक है। पर जो उनके कृत्यों से नजर आया, जिस तरीके से उन्होंने टिकट आवंटन किया, उन्होंने कोशिश किया कि दलित समाज में कोई बोलने वाली आवाज 86 जगह में से एक भी जगह से जीतने न पाए। तो ये तो एक खतरनाक खेल है। और एक नया ट्रेंड चला है ब्राह्मणवादी ताकतों के द्वारा कि अब दलित समाज में चमचे बहुत कम मिल रहे हैं। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी को लड़ाते हैं, वो जब तक विधायक नहीं बनता तब तक डरा रहता है और यस सर बोलता है, और जैसे विधानसभा में जीत जाता है उसकी बिरादरी उसको दबाव देती है, सम्मान का, इज्जत का वास्ता, अधिकारों का वास्ता देती है, तो वो तन के खड़ा हो जाता है, रिवोल्ट करता है। तो उन्होंने एक गौर किया कि अनुसूचित जातियों में जब चमचे मिलना थोड़ा कम हो रहे हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि चमचे बिल्कुल नहीं हैं, चमचे हैं, तभी तो उनका कारोबार चल रहा है, तभी तो 131 मेंबर पार्लियामेंट हाउस ऑफ पीपुल्स में लोग बैठे हैं और मुंह सिले बैठे रहते हैं। तो अभी हैं। उन्होंने एक नई तरकीब निकाली कि अनुसूचित जातियों में जो कैप्ट महिलाएं हैं उनको उम्मीदवार बनाया जाए। और ये बात मैं देख के चौंक गया, दंग रह गया कि ये एक नई तरकीब निकाली गई है अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी के नेतृत्व को भोथरा बना देने के लिए, नेतृत्व को समाप्त कर देने के लिए।
कि ये तो प्रधान के पदों तक ये तरकीब चली जाएगी और ग्राम पंचायत के चुनाव में भी तरकीब चली जाएगी कि जो डरी हुई महिलाएं हैं उनको लड़ाया जाए। तो ये भी देख करके जो इसलिए एक बहुत ही खतरनाक, तो इसमें देखिए बात क्या है कि परिवर्तनकारी ताकतें बिखरी हुई हैं और यथास्थितिवादी शोषणकारी ताकतें वो पूरी बौद्धिकता का इस्तेमाल कर रही हैं और पूरी ऑर्गेनाइज्ड हैं इस देश की संपदा में कब्जा जमाए रखने के लिए और इस देश के जो राज सत्ता है, चाहे वो प्रांत की हो या देश की राज सत्ता हो, उस पे कब्जा जमाए रखने के लिए भांत भांत की तरकीबें निकाल रहे हैं। तो अभी जैसे माननीय अखिलेश यादव का पूरा फोकस था कि सेंट्रल पे अटैक नहीं करना है, स्टेट गवर्नमेंट पे अटैक करना है और आप उनकी पूरी स्पीच को एनालाइज करें हर जगह का, तो मुझे समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने कहा भी कि माननीय मंत्री जी आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत बोलते हैं और नरेंद्र मोदी और सतीश मिश्रा का कोलैबोरेशन साबित करते हैं कि ये गुरु भाई हैं दोनों। तो हमारी पार्टी की तो अंदर की रणनीति है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ नहीं बोलना है और आरएसएस के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं बोलना है। तो मैं ये सोच करके दंग रह गया। मैं कह भाई आपकी अपनी पॉलिसी होगी, ये मेरे ऊपर लागू नहीं होती है। मैं मानवर कांशीराम जी का चेला हूं और मैं खुल के समाजवादी पार्टी की आप सभाएं लगाते हैं उसमें भी मैं कहना चाहता हूं कि अम्बेडकरवाद समाजवाद मिलेगा, मिल करके लड़ेगा। हमें खुशी है कि हम समाजवादी पार्टी को जो कि दलित वोट का भी इजाफा कराने में कामयाब हुए हैं, वो इसको माने या ना माने ये उनकी बात है और उनका कोई दलित समुदाय बंधुआ मजदूर नहीं है। हम अपने पैरों पर खड़े होंगे और अपने पैरों पर खड़े होकर के सामाजिक बदलाव का रास्ता प्रशस्त करेंगे। आज नहीं कल करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां करेंगी। हम अजगर फार्मूले के भी गुलाम होने वाले नहीं हैं। अजगर फार्मूले के भी हम कोई दबने वाले नहीं हैं। तो हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और मानवर का हमारा एक, कल मैं माननीय HL दुसाद को सुन रहा था, मैं उनका बहुत ही फॉलोअर हूं और उन्होंने जिस तरीके से कल बात कही मैं उसके साथ अपने को संबद्ध करता हूं। हमारी एक विचारधारा है और यह 174 साल का अनवरत चला हुआ आंदोलन है। ये आंदोलन की कड़ी को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। जो 1848 से महात्मा ज्योतिराव फुले, फिर छत्रपति साहू महाराजा कोल्हापुर नरेश, मैं उन ब्राह्मणवादी दलितों को भी कहना चाहता हूं कि ब्राह्मणवादी दलित जो बार बार कहते हैं कि ये पिछड़े वर्ग के लोगों ने आंदोलन नहीं चलाया, नहीं, ये आंदोलन सामाजिक बदलाव का तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने, सछूत समाज ने चलाया। सछूत समाज में पैदा हुए ज्योतिराव फुले ने इसको इनिशिएट किया और जो सछूत समाज में पैदा हुए और राजा छत्रपति साहू महाराजा ने इसको आगे बढ़ाया। आरक्षण लागू किया 26 जुलाई 1902 को। तो ये और उसको आगे पेरिया रामास्वामी नायकर गड़रिया बिरादरी के महापुरुष, उन्होंने इसको पूरे दक्षिण भारत में प्रखरता से और बहुत सटीक तरीके से बढ़ाया। नारायणा गुरु हमारे उत्तर भारत में बाबू रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद जी, इन्होंने बहुत धारदार तरीके से, कर्पूरी ठाकुर जी और मानवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर की जो लौ को जवाहरलाल नेहरू ने बुझाने की कोशिश किया। बाबू जगजीवन राम के माध्यम से एक दिग्भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई कि तुम्हारा असली नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं है बल्कि बाबू जगजीवन राम असली नेता है। मानवर कांशीराम जी ने उस जो गाड़ी फंस गई थी दलदल में, जवाहरलाल नेहरू ने फंसा दिया था गांधी ने, तो उस गाड़ी को निकाल करके और अम्बेडकरवाद को रिफ्लेक्ट किया पूरे देश में
अंबेडकरवाद को पूरा शाश्वत परिभाषा, मैं नहीं कहता हूं कि नई परिभाषा नहीं, बाबा साहब अंबेडकर की शाश्वत परिभाषा मानवर कांशीराम जी ने पूरे देश के जन जन तक फैलाया। अब ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है कि हम मानवर कांशीराम जी के हूबहू विचार को जन जन तक फैलाने का काम करें। तो पहला काम हो चुका है कि उनका जो बोला गया भाषण है वो पिछले 8 साल के 12 साल की 10 साल की कोशिश से माननीय AR अकेला का पुनः हम नाम लेंगे, धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करेंगे। रिसोर्स हमने लगाए और वो आ चुका है। मानवर कांशीराम जी, हाँ, मानवर कांशीराम जी को 1585 के रूप में ही नहीं पहचाना जाना चाहिए, बल्कि लोकतंत्र को कामयाब बनाने के लिए पहचाना जाना चाहिए। तो अभी पिछले दिनों मैं 9 तारीख को एक नेता का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अरे लोकतंत्र बचा है कहां आप लोगों ने? ये तो धन तंत्र है, नोट तंत्र है। 25-25 करोड़ रुपया खर्चा करके कोई आदमी विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, तो वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही देगा। 25 करोड़ खर्चा करेगा, 100 करोड़ वसूल करेगा, तो लूट तंत्र बढ़ेगा। इसलिए भ्रष्टाचार का उद्गम चुनावी खर्चा है, खर्चीला चुनाव है। मानवर कांशीराम जी ओनली वन मैन है इंडिया में जिन्होंने निर्धनों को भी चुनाव लड़ने का सहूर सिखाया, और निर्धन लोग भी 1-2 अपवाद नहीं, सैकड़ों की तादाद में। और बहन मायावती खुद है, बिना रुपया पैसा के संसद पहुंची, और दद्दू प्रसाद तो चिल्ला के कहता ही है कि मैं एक मजदूर का बेटा। मानवर कांशीराम जी के बताए तौर तरीकों पर ही हम एक बार नहीं, लगातार 3 बार, और सतीश मिश्रा की चेली अगर खलनायकी नहीं करती तो हम लगातार वहां से जीतते आते। मानवर कांशीराम जी के चेला लगातार अपनी सीटों से जीतने के पक्षधर थे और लायक थे। तो ये खैर एक बड़ा हुआ है। आ रहा हूं, संक्षेप में 2 सवाल का जवाब दीजिएगा, उसके बाद कुछ और बात करेंगे। एक जो मैनिफेस्टो कमेटी समाजवादी पार्टी का जो चीफ नाम बताया आपने, आलोक रंजन शायद, ये यही नाम किस जाति के? मुझे लगता है कि वो बिहार के हैं, और जो उत्तर प्रदेश में सुन रखा है हमने वो कायस्थ हैं। अच्छा, दूसरा, जो 2 सीट से आपको लड़ाने की बात चली थी, उसमें सपा के जो उम्मीदवार उतरे वो जीते कि नहीं जीते? हाँ, नहीं, हार गए दोनों जगह हार गए। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते। आखिर हमने मैनिफेस्टो की बात की, बसपा तो मैनिफेस्टो निकालती नहीं, समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो था आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत हमने भी पढ़ा है और भाषण भी सुना है। मुझे लगता है कि पूरे उत्तर भारत में, मैं अभी दक्षिण में नहीं जा रहा, आज कोई भी बड़ा नेता, आखिरी बार लालू प्रसाद यादव ने 2015 में कहा था कि ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई। आज बिहार का चाहे उत्तर प्रदेश का कोई नेता में इतनी ताकत नहीं है कि कहते कि बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई। मैं सही कह रहा हूं? हाँ, नहीं कह नहीं रहे हैं, पर ये उत्तर प्रदेश में था। ये चुनाव जो बीत गया, ये अगड़ा बनाम पिछड़ा की ही लड़ाई थी, जिसको अंग्रेजी में बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड। तो ये अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई थी, और दलित तैयार था, और मुस्लिम तो बेचारे सिजदा कर गए। मुस्लिम तो उनके हिस्सेदारी कम हो गई। 37 टिकट दिए समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम को, जबकि ऑन रिकॉर्ड मुस्लिम की पॉपुलेशन 20% है, और 20% में उनके टिकट 80 बनते हैं। तो 37 दिए, और 37 में बेचारे शायद 33 जीत आए हैं। देखिए, जीतने का रेशियो भी उनका सबसे ज्यादा है। तो वो 33 जीत के आ गए हैं, और बिल्कुल एक सूत से वो समाजवादी पार्टी के साथ। कुछ सीटें कहीं भूले भटके होंगी जहां उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया होगा, और कोई वोट और लेने वाला था नहीं उनका। तो इस तरीके से तो सबने, मुस्लिम निर्णायक था और दलित निर्णायक था।
तो आपने देखा कि बसपा का वोट जो 9 पर 10% गिरावट आई है, ये कम से कम 8% वोट ये शिफ्ट हुआ है समाजवादी पार्टी में। और बसपा का जो 10% गिरावट है उसमें से 8% सपा हो गया। हाँ, मैं ऐसा मानता हूं। हाँ, और कुछ बीजेपी में भी गया। बीजेपी में गया कुछ है। कांग्रेस का तो देखिए गिरावट है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास जो सवर्ण वोट था, जो 2009, 2012, 2014, 2017 और 19 में चिपका रह गया, वो भी जैसे जितेंद्र प्रसाद हैं, तो अभी 6 महीना पहले वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए। तो सवर्ण वोट जो कांग्रेस के पास था वो शिफ्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी के साथ, और कुछ दलित वोट कांग्रेस की तरफ भी गया, मैं ऐसे समझिए। तो इसलिए कांग्रेस के ओवरऑल वोट बैंक में गिरावट दिखाई देती है, पर कुछ वोट कांग्रेस के साथ भी गया। पूरा पूरा मेरा मन नहीं कहता है कि मैं मान लूं, क्योंकि 2017 में तो बहन मायावती ने जब बीजेपी के निर्देश पर टिकट बांटे, तो ऐसा क्यों कहता हूं मैं कि बीजेपी का डायरेक्शन था बहन मायावती को कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे से ब्राह्मणवाद को डर लगता है, तो या आप ये नारा खत्म करो और अति पिछड़ी जातियों के टिकट काट दो, और अनुसूचित जाति में जो मोस्ट दलित है, जिसमें कोरी, धोबी, खटीक, वाल्मीकि और पासी, तो पासी के टिकट तो नहीं खैर खारिज किए बहन मायावती ने, पर कोरी, धोबी, वाल्मीकि और खटीक के टिकट एकदम खारिज कर दिए, खत्म कर दिए। और इसके कारण तो जो ये जाति समूह हैं, ये जाति समूह 2017 में ही भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई थी, और 2019 में थोड़ा बैक किया उन्होंने। पर इस चुनाव में जब उन्होंने देखा कि बसपा का यह हाल है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बनी रह गई ये जातियां। पर बसपा में चमार बचा का बचा रह गया, और चमार के साथ जब अति पिछड़ी जातियां जो उसके स्वाभाविक दोस्त हैं, नेचुरल फ्रेंड है, वो निकटस्थ है, उनके टोला टोली घर मिले हुए आपस में, सामाजिक दशा में और समस्याएं एक जैसी है उनकी। मार, अन्याय, अत्याचार उत्तर प्रदेश में केवल चमारों के साथ नहीं होता है, कुम्हार मारा जाता है, गडरिया मारा जाता है, केवट मारा जाता है, और काछी भी कई जगह साक्य मारे जाते हैं। तो ये सब उसके चमार के साथ गोलबंद, उनकी हिस्सेदारी खत्म कर दिया 2017 में ही। जिनको हिस्सेदारी दिया तो वो पब्लिक फॉलोइंग नहीं थी उनकी, वो चेहरे तो थे, जात बिरादरी के थे, पर वो काट के उल्लू थे वो, और इसलिए वो लोग रिजल्ट जीत के नहीं आ सके। यही कारण है कि आरएस कुशवाहा जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, तो प्रदेश अध्यक्ष रहते रहते, राष्ट्रीय महासचिव रहते रहते कुढ़ते रहे, रामाचल राजभर रोते रहे, और अंत में परिणति आप देख ही रहे हैं। तो इसलिए तो मैं ये अंत में कह दूं कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इस ध्रुवीकरण के चुनाव में दलित वोट भाजपा के साथ गया। अतिरिक्त रूप से जो 2017 में चला गया था, मैं मानता हूं वो बना रहा, पर और गया, ये सही नहीं है। दलित वोट संविधान बचाने के लिए और आरक्षण बचाने के लिए वो कटिबद्ध था, और मैं कहता हूं कि जो गिरावट आई है बसपा के वोटों में, वो समाजवादी पार्टी में ही गए हैं। पर अब समाजवादी पार्टी के अंदर जो फ्यूडल फोर्सेज हैं, वो अखिलेश यादव को समझा रही हैं कि नहीं नहीं, दलित तो भाजपा में चला गया है, हमारे पास आपके लीडरशिप का, आपके आकर्षण का वोट आ गया है, आपके नेतृत्व में बड़ा भारी इजाफा हो गया है। तो आगे अभी 2024 में पता चल जाएगा। उसमें एक बात आपने ठीक से जवाब नहीं आया उसमें, कि एक तो है कि मैंने पूछा कि कोई भी नेता ऐसा नहीं है उत्तर भारत में, तो सीधा बोले बैकवर्ड फॉरवर्ड का। दूसरा कि सब कुछ माहौल देखते हुए भी समाजवादी पार्टी सरकार हार गई। हाँ, वो अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई नहीं कर सकी, निश्चित रूप से
हाँ नहीं, मैं मानता हूं, और हमने माननीय अखिलेश यादव से कहा, हमने कहा आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो वो हमारा हाथ दबाए, हाँ चुप रहिए चुप रहिए, अभी अभी मुख्यमंत्री की चुनाव है। तो ये 5 दिसंबर की बात है। तो हम खैर जान गए कि ये अंदर से डरे हुए हैं, और जब अंदर से डरे हुए हैं तो अब अंदर से डरे हुए आदमी के साथ सुरक्षा कैसे महसूस करेगा? ये एक बहुत सारी चीजें, देखिए हमारा समाज एक्यूट ऑब्जर्वर है। ये कहना गलत है कि समाज समझ नहीं पाता। समाज नेता का चाल ढाल बोली बानी सब समझता है। हाँ, वो सब, तो वो जो गाना है कि ये सब पब्लिक है सब जानती है, तो वो सही है। हाँ अच्छा सर, हाँ समझ गया कि अगर अखिलेश इसको अगड़ा बना पिछड़ा कर देते तो चुनाव जीत जाते। हाँ बिल्कुल जीत जाते, पक्का जीत जाते। चलिए एक आखिरी सवाल, शायद पिछले 2-2.5 दशक में और 3 दशक मान लीजिए, बसपा अपने बेहद खराब प्रदर्शन, एक सीट वो बलिया से शायद जीते हैं, बाबू साहब वो जीते हैं, जी 10% वोट की गिरावट देखी गई। बहन जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने गलत किया कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। खराब, क्या आपको लगता है कि बहन जी पार्टी को रिवैम्प कर पाएंगी, उसको पुनर्जीवित कर पाएंगी? अगर आपको ऑफर मिले कि आप आइए बसपा ज्वाइन कीजिए, उसको रिवैम्प करना है, क्या करेंगे? दूसरे सवाल का जवाब बाद में देता हूं, अभी पहले सवाल का। बहन मायावती परसों कल बहुत खुश हुई है कि जो मैंने मोहन भागवत से वादा किया, जो सतीश मिश्रा से वादा किया, जो मोहन भागवत के पूर्ववर्ती केसी सुदर्शन ने मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया कांसीराम को प्रधानमंत्री से रोकने के लिए। 2 जून 95 को जो समर्थन वापसी हुई समाजवादी पार्टी से, जो गठबंधन तोड़ा गया, मैं बहुत मजबूती से कहना चाहता हूं, वह मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री से हटाने के लिए नहीं था, बल्कि सपा बसपा गठबंधन एक सीढ़ी थी कांसीराम को प्रधानमंत्री तक ले जाने के लिए। तो मानवर कांसीराम 1996 में प्रधानमंत्री ना बन सके, इसके लिए सपा बसपा गठबंधन तोड़ा गया उस समय जब मानवर कांसीराम जी हॉस्पिटलाइज थे। और तो इसलिए, और बारंबार 3 बार जो मुख्यमंत्री बनी है वो आरएसएस के समर्थन से बनी है। मैं बहुत गहरे चला गया, मैं कहना चाहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं था, क्योंकि मुझे सुस्पष्ट जानकारी है कि 1995 में और 1997 में तो बिल्कुल आमादा थी प्रांतीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का कि हम बहन मायावती को सरकार में समर्थन नहीं देंगे। पर आरएसएस ने दखलंदाजी किया कि हमें राष्ट्रीय हितों के लिए ऐसा करना जरूरी है। और 2002 में भी आरएसएस ने आगे आकर के समर्थन जारी किया। तो और मानवर कांसीराम जी ने 25 अगस्त 2003 को बचा लिया, जब 40-40 सीटों के गठबंधन के लिए बहन मायावती राजी थी। मानवर कांसीराम जी ने कहा कि मैं यथास्थितिवादी ताकतों को अर्थात भाजपा को वोट देने की अपील नहीं कर सकता हूं। मैंने बदलाव के लिए जिस जनमानस को तैयार किया है उनको नहीं कह सकता परिवर्तनकारी लोगों को कि आप यथास्थितिवादी ताकतों को वोट दीजिए। इसलिए यह गठबंधन चुनावी गठबंधन नहीं हो सकता है। और 25 अगस्त 2003 को उन्होंने सरकार डिसॉल्व कराई, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा हो गया। और तो आगे जो भाजपा लगातार चाह रही है, तो बहन मायावती बहुत खुश हुई होंगी और उन्होंने काम पूरा कर दिया। पर अभी काम कांसीराम के चेलों का बाकी है और हमें एक नया विकल्प देने के लिए आगे आना होगा। दूसरा सवाल का जो आप कह रहे हैं कि जो ये वोटों का, आप सवाल रिपीट कर दें जरा, दूसरा पार्ट था इसी का।
मतलब पार्टी रिवैम्प करने के लिए आपको हाँ, बुलाया गया? जब वो खलनायकी प्रकट हो गई है तो पार्टी को रिवैम्प करने का कोई भी अब उपाय नहीं बचा है। और इस देश में जो परिवर्तन चाहते हैं उन्हें नई व्यूह रचना बनानी ही पड़ेगी। मैं पिछले 10 साल से कह रहा हूं। मैं 25 मार्च 2017 को बहन मायावती का बुलावा आया और मैं 28 मार्च 17 को उनको मिला। उन्होंने कस्में वादे किए कि मैं पार्टी बचाना चाहती हूं, मध्य प्रदेश की मान्यता बच जाएगी तो मैं पार्टी राष्ट्रीय मान्यता बची रहेगी। ये मेरी भूल है। और देखे प्रयोग करने होते हैं, क्योंकि सब कुछ मैं हूं तो मैं ये कहने का आदी नहीं हूं। इसलिए हमने ये प्रयोग किए। हम पुनः गए, 9 महीना काम किए। फिर उन्होंने जब मुझे मध्य प्रदेश में कहा कि इकट्ठा वोट बेचो, फुटकर वोटों की बिकवाली कांसीराम बंद करा गए, अब इकट्ठा वोट बेचना हमारा काम है, तो मैंने उनको मना कर दिया। और मैंने कहा कि नहीं, हमने जमीनी कार्यकर्ताओं को तैयार किया है और ये सीटें जीतेंगी आपकी, पक्का। यह पर आप पार्टी चलाने के लिए मुझे कोई कूपन दे दें, कूपन नहीं दे सकती हैं तो रजिस्टर दे दें, मुझे अथराइज कर दें, तो मैं 2-2.5 करोड़ रुपया उस इलाके से जनता से संग्रह करके और चंदा लेकर के मैं आपको जमा करूंगा। पर उम्मीदवारों से हम चंदा नहीं लेंगे। तो वो गर्म हो गई, नाराज हो गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये आप नेशनल पॉलिसी कैसे बदल सकते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि बहन मायावती का प्रयोग हमने कई बार कोशिश किया, वो इस लायक नहीं है। मैं ये नहीं कहता, वो अगर अब इस हालत में वो चाह करके भी अब बसपा को बचा नहीं सकती है। ये वो इस लायक नहीं है कि वो इसको बचा सके। और इसलिए हमें बदलाव के लिए, और एक बुराई और जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, इकट्ठा वोट की बिकवाली दूसरे और दलों ने भी चालू कर दिया है, कांग्रेस और भाजपा को छोड़ करके। कांग्रेस और भाजपा इकट्ठा वोट नहीं बेच रहे हैं। वो क्यों अपना वोट बैंक बेचेंगे? उनके यहां दलाल बीच के बिचौलिए ले ले, यह अलग बात है। पर पिछड़े वर्गों की पार्टियों ने इकट्ठा वोट बेचना चालू कर दिया है। यह संक्रामक बीमारी है जो बहन मायावती ने प्रारंभ की थी, अब यह निषाद पार्टी में फैल गई है, यह सुभाषपा में फैल गई है, आरजेडी में फैल गई है, आरएलडी ने फैल गई है। जेवर का टिकट अवतार सिंह भड़ाना पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जानता है। और समाजवादी पार्टी में भी यह इकट्ठा वोटों की बिकवाली की बीमारी फैल चुकी है। यह बहुत ही भयावह है। इसलिए सभी बुद्धिजीवी लोगों को, और जो इस बात के सेफ गार्ड हैं, जो इस बात के पहरेदार हैं, उनके लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि इकट्ठा वोट बेच करके कोई भी दलित, पिछड़े, आदिवासियों की पार्टियां सत्ता में नहीं आ सकती हैं। उन्हें दलित अगर सत्ता में आना है तो इकट्ठा वोट बेचना बंद करना होगा, फुटकर वोट की बिकवाली। और अगर लंबे समय तक इकट्ठा वोट बिकता रहेगा, खुलेआम बोली लगा के बिकेगा, तो फिर नई बीमारी बैक कर जाएगी। जनता अपना वोट बेचना चालू कर देगी। चलिए, तो शुक्रिया सर। और ये थे तद्दू प्रसाद जी, जवाब बोलते हैं और किसी से डरते नहीं है। और मुझे लगता है कि अपने मिशन पर काम जारी रहेगा। राजनीति तो चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के मिशन पर ये लगातार बने रहेंगे, शिक्षा पे काम कर रहे हैं और लगातार, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है ना? एक बात और कह दूं, मुझे भरोसा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें आने वाले समय में एक समान शिक्षा के मुद्दे पर ही एक बड़ा एजेंडा यह बन सकता है। इसकी पूरी संभावनाएं हैं। और मेरे बुद्धिजीवी भाइयों, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर साहब लोगों, अपने पीछे छूट गए भाइयों के बारे में सोचो। नहीं, वो तुम्हारे लिए क्यों लड़े? वो क्यों तुम्हारे लिए? अगर तुम उनके बाल बच्चों की पढ़ाई के बारे में नहीं सोच सकते हो,
शिक्षा के बारे में नहीं सोच सकते हो। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। जवाहर नवोदय विद्यालय की संख्या 1 लाख की जाए और ताकि प्रत्येक बच्चा वन नेशन वन एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन पा सके और कंप्लीट कर सके। अरे जब परीक्षा एक समान है तो शिक्षा एक समान क्यों नहीं होनी चाहिए? परीक्षाएं तो सब एक समान है, कंपटीशन जितने हैं, तो शिक्षा भी एक समान होनी चाहिए। ये मुद्दा देश में एक बड़ा मुद्दा बनेगा। इस मुद्दे पर भी हम अगड़ा बनाम पिछड़ा की पाली खींच सकते हैं। कोई अगड़ा बनाम पिछड़ा की पाली आरक्षण के मुद्दे पर ही नहीं, कोई जातिवाद के मुद्दे पर ही नहीं, बल्कि शिक्षा के मुद्दे पर भी हम खींच सकते हैं। हम खींचेंगे, कर रहे हैं उस दिशा में कोशिश। ठीक है सर, शुक्रिया। और दोस्तों, धर्मप्रसाद जी थे, पूरा वीडियो सुनिए, शेयर करते रहिएगा और बहुत सारी नई जानकारी भी मुझे मिली है, आप भी साझा करें। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। जय भीम, मिलता हूं जल्दी। जय भीम। जय भीम सर।